नमस्कार विद्यार्थियों। प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा करता हूं आप सभी अपने घर पर सुरक्षित स्वस्थ हैं। अपने अध्ययन को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। टीचिंग एक्सपर्ट चैनल पर पिछले वर्ष से कक्षाएं आपकी निरंतर चल रही हैं। गुणवत्तापूर्ण और सतत शिक्षा इस चैनल ने पिछले 2 वर्षों से आपको प्रोवाइड करवाया है। बच्चों, इंग्लिश कंपलसरी क्लास 12th की कक्षा में आपका स्वागत है। नए टॉपिक के साथ इंग्लिश कंपलसरी क्लास की बात करते हैं तो आपका क्लास 12th चल रहा है। क्लास 12th में ग्रामर पोर्शन आपका कंपोजिशन में है। चाहे वो आपका शॉर्ट कंपोजिशन हो या लॉन्ग कंपोजिशन। 11th क्लास तक आपको ग्रामर में केवल छोटे छोटे टॉपिक आपके थे, लेकिन यहां बात करते हैं तो 12th में टोटल कंपोजिशन पार्ट आपको पढ़ना है, जिसमें हम लगभग 36 नंबर का सिलेबस आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। 7 अंकों के आपके लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल, स्पीच 21 नंबर के, 9 नंबर का कंप्रेhension पैसेज फॉर क्वेश्चन आंसर और 6 नंबर की बच्चों समरी नोट मेकिंग, 4 नंबर का नोट मेकिंग और 2 नंबर का समरी। ये आपके टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ग्रामर पोर्शन समाप्त होने ही वाला है। तो यहां मैं बात कर रहा था नए टॉपिक की, तो अभी अपन लेते हैं शॉर्ट कंपोजिशन। क्या लेते हैं बच्चों? शॉर्ट कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है रचना। कंपोजिशन ग्रामर रचनात्मक व्याकरण, और अब तक हम जो पढ़ते हुए आ रहे हैं वो टोटल आपका रचनात्मक व्याकरण है। और अभी भी रचनात्मक व्याकरण पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। वो लॉन्ग कंपोजिशन में आता है और ये आपका आता है शॉर्ट कंपोजिशन। देयर आर 5 टॉपिक्स इन शॉर्ट कंपोजिशन। यू विल गेट ओनली 2 टॉपिक्स आउट ऑफ 5 इन योर एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू आंसर एनी वन ऑफ देम। कहने का मतलब आपको 5 टॉपिक यहां आएंगे। शॉर्ट कंपोजिशन आपका टोटल 4 अंकों का है बच्चों। कितने अंकों का? 4 का। कौन कौन से टॉपिक है देखते हैं। देखिए, नंबर 1 आता है एडवर्टाइजमेंट। शॉर्ट कंपोजिशन में आप लिख सकते हो इसको। नंबर 1 शॉर्ट कंपोजिशन का टॉपिक है, वो है आपका एडवर्टाइजमेंट, यानी कि विज्ञापन। दूसरा नोटिस। नोटिस मीन्स होता है बच्चों सूचना। तीसरा टॉपिक है आपका इनविटेशन एंड रिप्लाई। निमंत्रण और उनके जवाब, प्रत्युत्तर। चौथा टॉपिक की बात करते हैं तो वो है आपका पोस्टर एंड डिजाइनिंग। 5वां टॉपिक है वो है आपका आर्ग्यूमेंट्स। बच्चों, ये आपके टोटल 5 टॉपिक शॉर्ट कंपोजिशन में है। अब प्रश्न हमें कैसे आएगा? देखो, ये 5 टॉपिक में से हमें क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन तो आपको मैंने बता दिया, कंप्रेhension पैसेज, अनसीन पैसेज आएगा, प्रश्नोत्तर पूछेगा। दूसरा प्रश्न आएगा, वो भी अनसीन पैसेज आएगा, नोट मेकिंग और समरी बनवाएगा। जबकि तीसरा जो प्रश्न है
वो शॉर्ट कंपोजिशन में से आएगा। शॉर्ट कंपोजिशन में एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, नोटिस, सूचना, इनविटेशन, निमंत्रण, पोस्टर एंड डिजाइनिंग और आर्ग्यूमेंट्स, ये आपके टोटल 5 टॉपिक हैं। इनमें से कोई 2 प्रश्न आपको आएंगे और 2 में से किसी एक का जवाब आपको देना है। ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स की हम बात करते हैं तो आर्ग्यूमेंट्स माने होता है बच्चों तर्क वितर्क। किसी भी पॉइंट पर, किसी थीम पर, किसी शीर्षक पर आपसे लिखवाएगा लगभग 50 शब्द सीमा के अंदर, यानी कि 2 पंक्ति पक्ष में और 2 पंक्ति विपक्ष में। किसी भी शीर्षक के बारे में 2 पंक्ति लिखने हैं गुण और 2 पंक्ति लिखने हैं दोष। गुण और दोष ये आपको उसमें लिखना है। पक्ष और विपक्ष कहने का मतलब पक्ष, पक्ष यानी कि आपको FOR, फोर मीन्स होता है पक्ष, और AGAINST अगेंस्ट मीन्स होता है विपक्ष। पक्ष और विपक्ष यानी कि जैसे कि मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, को एजुकेशन। को एजुकेशन का मतलब होता है बच्चों सहशिक्षा। सहशिक्षा, लड़के लड़कियों की एक साथ शिक्षा इज कॉल्ड को एजुकेशन। द एजुकेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टू बी टूगेदर एट द सेम टाइम एंड एट द सेम इंस्टीट्यूट इज कॉल्ड को एजुकेशन। सहशिक्षा का मतलब लड़के लड़कियों की एक साथ, एक ही कमरे में, एक ही छत के नीचे, एक ही संस्थान में जो शिक्षा होती है को एजुकेशन। अपन के जो विद्यालय को एजुकेटेड हैं, तो ये को एजुकेशन। लेकिन कुछ लोगों ने को एजुकेशन, कुछ विद्वान मानते हैं कि गलत है, क्योंकि विद्यार्थी अपने अध्ययन में ध्यान नहीं देते हैं। विद्यार्थी दूसरे बच्चे के ध्यान को आकर्षित करने में लगे रहते हैं। कुछ लोग या कुछ विद्वान कहते हैं को एजुकेशन खर्चीली शिक्षा है, खर्चीलेपन को बढ़ावा देती है। लेकिन कुछ विद्वान ये मानते हैं कि को एजुकेशन विद्यार्थियों को भविष्य के लिए प्रिपेयर करती है, उनके अंदर बोल्डनेस, साहस को लाती है। तो कोई भी थीम हो सकता है, जैसे कि डाउरी सिस्टम का एक मैंने आपको उदाहरण लिखाया था, डाउरी सिस्टम का स्पीच आर्टिकल लिखाया था। दहेज प्रथा, तो दहेज प्रथा सही है या गलत? वैसे तो गलत है। डाउरी इज ए कर्स, एक अभिशाप है, कलंक है ऑन द फोरहेड ऑफ आवर सोसाइटी। हमारे समाज के माथे पर एक ब्लॉट है, एक कलंक है। लेकिन मैं यह बता रहा हूं कि दहेज एक बुराई है, ये तो विपरीत की चीज हम बहुत पढ़ चुके हैं। लेकिन दहेज एक अच्छाई भी है, दहेज सही है, इसके पक्ष में भी 2 पंक्ति आपको लिखनी है, वो कहलाता है आपका आर्ग्यूमेंट्स। अब बात करते हैं पोस्टर एंड डिजाइनिंग। पोस्टर एंड डिजाइनिंग क्या होता है? किसी भी करंट अफेयर्स की चीजें, मान के चलिए पॉल्यूशन, प्रदूषण के ऊपर पोस्टर डिजाइन करना है, तो पॉल्यूशन के बारे में आपको 1-2 चिमनी बनानी है कि इनसे हम पॉल्यूशन होता है, या फिर आपको उसमें लिखना भी है पॉल्यूशन ए थ्रेट टू मैनकाइंड, मानव जाति के लिए खतरा है। कौन कौन से पॉल्यूशन, प्रदूषण के कारण हैं वो लिखने हैं। व्हाट आर द इफेक्ट्स और रिजल्ट्स ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के मानव जीवन पर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं वो भी आपको इसमें लिखना है। और चित्र बनाने हैं, लेकिन पोस्टर को चारों ओर से बंद करते हुए आपको वो डिजाइन उसमें जरूर बनानी है। पोस्टर में आपको चित्र बनाना होता है और उसमें आपको लिखना भी होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, 50 शब्द सीमा के अंदर वो चीज़ें लिखी जाती हैं। ठीक है। जैसे कि चाइल्ड लेबर, बाल श्रम, तो आपको एक बच्चा बना दिया, उसके ऊपर 2-3 ईंट रख दी सिर के ऊपर, ऐसा चित्र बना दिया। और चाइल्ड लेबर, ए ब्लॉट ऑन द फोरहेड ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज के माथे पर बाल श्रम एक कलंक है, ये आपने उसमें लिख दिया। उनसे कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सा बुरा प्रभाव हमारे समाज में बच्चों पर पड़ता है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आ सकती हैं उसमें, जैसे कि फीमेल फोर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या, उसके ऊपर आप लिखिए। तो कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर आपको क्या है, 2 लड़कियों का चित्र जैसा बना देना है, एक आरेख जैसा बना देना है, डायग्राम जैसा होता है लड़कियों का, वो बना देना है। और उसमें से आपको कन्या भ्रूण हत्या के बारे में
लिखना है थोड़ा सा, फीमेल फोर्टिसाइड किस प्रकार से समाज के लिए घातक है। तो ये चीज़ें आपको पोस्ट एंड डिजाइनिंग में आती हैं। अब बात करते हैं इन्विटेशन एंड रिप्लाई। बच्चों, इन्विटेशन और रिप्लाई का मतलब है किसी भी फंक्शन में आप किसी को निमंत्रण दे रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, ये इनविटेशन कहलाता है। दो प्रकार का होता है, फॉर्मल होता है और इनफॉर्मल होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। जो अपने निमंत्रण देखे होंगे, शादी वगैरह के निमंत्रण आते हैं, वो फॉर्मल इनविटेशन है। और जबकि हम पर्सनल व्यक्तिगत किसी को निमंत्रण देते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखा जाता है, वो इनफॉर्मल होता है। और उसी निमंत्रण का वापस जवाब भी दिया जाता है। मुझे आपने कोई निमंत्रण दिया है ना, तो मैं आपको उस निमंत्रण का रिप्लाई भेजूंगा, आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे निमंत्रण दिया है, और उसमें ये लिखूंगा कि मैं इस फंक्शन में निश्चित समय पर वहाँ पहुँच रहा हूँगा, या किसी कारण से, किसी समस्या की वजह से, इमरजेंसी वर्क की वजह से, गोइंग एब्रॉड की वजह से, विदेश जाने की वजह से मैं अब इस फंक्शन में उपस्थित नहीं हो सकता हूँ। और जैसे लड़का लड़की की शादी है तो मेरे ब्लेसिंग्स भेज रहा हूँ, वो हम किस में लिखते हैं, रिप्लाई में लिखते हैं। अब बात करते हैं नोटिस। नोटिस मन क्या होता है बच्चों, सूचना। नोटिस का मतलब सूचना। प्रत्येक संस्था में, विशेषकर विद्यालय कॉलेजेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रत्येक जगह नोटिस बोर्ड रहते हैं, जिनको हम कहते हैं सूचना पट। ऊपर लिखा रहता है नोटिस बोर्ड। और विद्यार्थियों को जो भी सूचना दी जाती है नोटिस बोर्ड पर लिख देते हैं, बात खत्म। जबकि होता क्या है, हमारे विद्यालयों में अब नोटिस बोर्ड नहीं है, कारण बच्चों को सीधे ही क्लासरूम में जाकर के हम नेक्स्ट डे या आने वाली इवेंट्स के लिए हम सूचित कर देते हैं। विशेषकर बड़ी संस्थाएं होती हैं जहां बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं, प्रत्येक क्लास में आप जा नहीं सकते, क्लासेज का टाइम टेबल भी अलग है, किसी का किसी समय, किसी का किसी समय। तो ऐसी स्थिति में नोटिस बोर्ड पर लिख दिया जाता है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट आर इन्फॉर्म्ड दैट देयर विल बी हॉलीडे टुमारो, कल तुम्हारी छुट्टी होगी। तो इस तरीके से आपको लिखा जाता है, जैसे कि आपको यह सूचना दे दी जाए, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आर हेयर बाई इन्फॉर्म्ड दैट देयर बोर्ड फॉर्म विल बी फिल्ड ऑन द डेट या फ्रॉम द डेट, इस तारीख से आपके बोर्ड फॉर्म भरे जाएंगे। सो दे हैव टू कंसल्ट देयर क्लास टीचर्स फॉर मोर, ज़्यादा जानकारी के लिए आप क्लास टीचर से संपर्क करें। या दे हैव टू डिपॉजिट देयर डॉक्यूमेंट्स एंड बोर्ड फी टू देयर क्लास टीचर्स, अपने कक्षा अध्यापकों को अपनी बोर्ड की फीस जमा करवा दें और अपने कागज जमा करवा दें। तो ये चीज़ें आपको नोटिस बोर्ड पर लिख दी है ना, ये लिखा जाता है उसमें, ये नोटिस सूचना होता है। अब हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन। विज्ञापन के बच्चों कई माध्यम हो सकते हैं। पहला टॉपिक डाल लीजिए, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन। देयर आर सो मैनी मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, विज्ञापन के बहुत से माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से हम किसी प्रोडक्ट को, किसी इवेंट्स को जनता तक पहुंचाते हैं। और यही है, हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, कोई इवेंट है, कोई घटना की जानकारी हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति के लिए हम क्या करते हैं, विज्ञापन देते हैं। इसके कई माध्यम हो सकते हैं, रेडियो है, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है, ये इसके माध्यम हो सकते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं, आप लिखना चाहते हो तो इसका हिंदी अर्थ लिख सकते हो विज्ञापन, लेकिन यहां आपको लिखना डेफिनेशन। ए नोटिस, एक सूचना, और अनाउंसमेंट या कोई घोषणा इन पब्लिक मीडियम, आम जनता के बीच में, प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स, इवेंट्स, and also
publishing job vacancies called advertisement। कहने का मतलब यह है एक सूचना या एक घोषणा इन पब्लिक मीडियम आम जनता के बीच में प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हुए, बढ़ावा देते हुए, किसी इवेंट्स, किसी घटना की जानकारी देते हुए, एंड आल्सो पब्लिशिंग जॉब वैकेंसीज, और नौकरियों के लिए भी वैकेंसी पब्लिश करना, रिक्तियां जगह पब्लिश करना, कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट क्या कहलाता है? विज्ञापन कहलाता है। मीन्स टू से, कहने का मतलब इज कॉल्ड, ये भी आप लिख सकते हो, क्या कहलाता है? ये विज्ञापन होता है। न्यूज़पेपर्स, समाचार पत्र, मैगजीन्स, रेडियोज, टेलीविजन्स आर द मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन के ये क्या हैं? माध्यम हैं। न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया था बच्चों, मैगजीन्स, पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन दिया जाता है, रेडियो पर विज्ञापन दिया जाता है, टेलीविजन्स, दूरदर्शन पर विज्ञापन दिया जाता है। आर द मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, ये क्या हैं? विज्ञापन के माध्यम हैं। मतलब इनके माध्यम से हम लोगों को किसी इवेंट की जानकारी देते हैं, किसी प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं। लेकिन इन आवर सिलेबस देयर आर ओनली न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स। नीचे लिख सकते हो पैरा चेंज करके, इन आवर सिलेबस। हिंदी में मैं बता दूंगा, हमारे सिलेबस में देयर आर ओनली classified advertisements belong to न्यूज़पेपर्स। हमारे सिलेबस में, पाठ्यक्रम में देयर आर ओनली क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स, केवल वर्गीकृत विज्ञापन हैं। बिलोंग टू न्यूज़पेपर्स, जो विज्ञापन किससे संबंध रखते हैं? समाचार पत्रों से संबंध रखते हैं। तो बच्चों, ये आपका विज्ञापन से संबंधित एक डेफिनेशन है। हिंदी की बात करते हैं तो किसी प्रोडक्ट की जानकारी, किसी घटना की जानकारी जनसाधारण तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन के टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सभी विज्ञापन के माध्यम हो सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में केवल एक ही प्रकार का विज्ञापन दिया गया है, वो क्लासिफाइड विज्ञापन हैं, और वो भी किससे संबंधित हैं? न्यूज़पेपर से संबंधित, समाचार पत्रों से संबंधित। तो बच्चों, मैं इसे मिटा रहा हूं, आपने इसको कॉपी कर लिया होगा और आगे चलते हैं। 4 नंबर का ही टॉपिक है, लेकिन ये 4 नंबर के 5 टॉपिक हैं और कोई 2 टॉपिक इसमें से आपको आएंगे। किसी एक का आपको जवाब देना है। यू हैव टू आंसर एनी वन ऑफ 2, 2 में से किसी एक का जवाब देना है। देयर आर 6 types
ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। विज्ञापन के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 6 प्रकार हैं? आप लिखिए। नंबर 1 मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है वैवाहिक विज्ञापन। ऐसे विज्ञापन जिनमें केवल विवाह से संबंध विवरण लिखा जाता है। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा कभी, उसमें आपने देखा होगा लिखा हुआ आता है वर चाहिए वधू चाहिए। पढ़ा है? जनरल वे में पढ़ा होगा। वर चाहिए वधू चाहिए, ये विज्ञापन कहलाते हैं मैट्रिमोनियल, जिसको हम मैट्रिमोनियल कॉलम में लिखते हैं। वैवाहिक विज्ञापन उन्हें हम कहते हैं। ठीक है। दूसरा आता है बच्चों एजुकेशनल। दूसरा विज्ञापन एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट। इसका मतलब होता है शैक्षणिक विज्ञापन। ऐसे विज्ञापन जो केवल शिक्षा से संबंधित होते हैं, जिसमें ऊपर किसी कोचिंग संस्थान, किसी शैक्षणिक संस्थान का नाम लिखा रहता है और नीचे बड़े वाले कॉलम में उस संस्थान या कोचिंग सेंटर के द्वारा कराए जाने वाले कोर्सेज या कोचिंग पाठ्यक्रमों का विवरण लिखा रहता है। ये आते हैं किसमें? एजुकेशनल में। तीसरा नंबर आता है, वो है आपका बच्चों अकोमोडेशन। ACCOMMODATION। स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखना। ACCOMMODATION अकोमोडेशन। यदि इसमें आप सिंगल एम लिखते हैं तो भी सही है। अकोमोडेशन और दूसरा है टू लेट। अकोमोडेशन ये होता है रिहायशी। रिहायशी का मतलब आपको किराए पर कोई मकान चाहिए, किराए पर कमरे चाहिए, कोई प्लॉट यानी भूखंड चाहिए, उसके लिए अकोमोडेशन। और आप किराए पर देना चाहते हो, आपके पास मकान है, आप उसमें 2 कमरे देना चाहते हो, 4 कमरे देना चाहते हो, पूरा मकान देना चाहते हो, प्लॉट को आप किराए पर देना चाहते हो, तो वो इसमें न्यूज़पेपर में टू लेट वाले कॉलम में लिखे जाते हैं। कभी कभी देखा होगा आपने, कहीं किसी शहर में गए हों या किसी कस्बे में भी किसी दुकान की शटर लगी हुई है, किसी मकान पर लिखा हुआ है टू लेट, तो समझ जाइए आप उसमें विज्ञापन दिया हुआ है और वो भी किराए पर देने के लिए। मान के चलिए किसी भी दुकान पर, किसी मकान पर लिखा हुआ है टू लेट, तो आप समझ जाइए उसमें वो व्यक्ति, मालिक उस दुकान को, उस मकान को किराए पर देना चाहता है। नीचे उसका फ़ोन नंबर वगैरह लिखा रहता है। नंबर 4 की बात करते हैं बच्चों, वो है सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज मीन्स खरीदना बेचना। देखा होगा न्यूज़पेपर में बिकाऊ है, खरीदना है। ये स्पेलिंग का ध्यान रखना, SALE सेल। सेल मीन्स बिक्री, दैट इज नाउन। जबकि एक स्पेलिंग और होती है SELL। सेल मीन्स क्या होता है? बेचना। वो क्या है? एक वर्ब है, क्रिया है। SALE सेल नाउन है और SELL सेल मीन्स बेचना, एक वर्ब है। दोनों में अंतर है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये खरीदना और ये बेचना। किसी भी प्रोडक्ट को हम खरीदना बेचना चाहते हैं, किसी सेकंड हैंड बाइक को, सेकंड हैंड कार को, किसी वाहन को खरीदना बेचना चाहते हैं, तो वो सेल एंड परचेज वाले कॉलम में आता है। नंबर 5 लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड का मतलब होता है खोया पाया। खोया पाया मतलब कहने का
आपकी कोई चीज खोई हुई है तो आप उसे विज्ञापन में दे सकते हो। कौन सा चीज खोया हुआ है, क्या रंग है उसका, कौन कौन सी जगह के बीच में खोया हुआ है, वो हम यहाँ विवरण में लिखते हैं। और यदि कोई चीज पाई है तो उसको विवरण में लिखते हैं। नंबर 6 आता है बच्चों जॉब वैकेंसीज। जॉब वैकेंसीज, जॉब वैकेंसीज का मतलब होता है नौकरियां। प्राइवेट क्षेत्र में, निजी क्षेत्रों में, संस्थाओं में, हॉस्पिटल्स अस्पतालों में या अन्य संस्थाओं में, किसी भी प्रकार की संस्थाओं में, प्राइवेट संस्थाओं में नौकरी के लिए जो हम विज्ञापन देते हैं वो आता है जॉब वैकेंसी। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। नंबर 1, कोई संस्था विज्ञापन देती है, उसको किसी कर्मचारी की आवश्यकता है, 1 कर्मचारी, 4 कर्मचारी, 10 कर्मचारी, जो भी है वो विज्ञापन देते हैं संख्या। और एक आता है कि आप स्वयं जॉब तलाश कर रहे हो। कहने का मतलब आप फ्री हो और आप जॉब तलाश कर रहे हो तो आप विज्ञापन दे सकते हो कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक पार्ट टाइम इस जॉब के लिए उपलब्ध हूं। आप पार्ट टाइम टेलीफोन ऑपरेटर, पार्ट टाइम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए उपलब्ध हो, पार्ट टाइम लेक्चरर उपलब्ध हो, पार्ट टाइम डॉक्टर या नर्स उपलब्ध हो, तो उसके लिए आप विज्ञापन दे सकते हो। या कोई संस्था है वो फुल टाइम के लिखना चाहती है तो फुल टाइम के लिखेगी, पार्ट टाइम है तो पार्ट टाइम का विज्ञापन देगी। वो आते हैं जॉब वैकेंसीज में। कॉपी कीजिए इसको और आगे चलते हैं नेक्स्ट। बच्चों नेक्स्ट में लिखते हैं नंबर 1 विज्ञापन आता है, एडवर्टाइजमेंट चल रहा है आपका मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। आप चाहते हो तो इसके पीछे ब्रैकेट में लिख सकते हो वैवाहिक विज्ञापन, लिख लीजिए वैवाहिक विज्ञापन। विवाह से समय, इसका देखिए जैसा अर्थ निकल रहा है वही इसका कार्य है। ऐसे विज्ञापन जिनमें विवाह से संबंधित विवरण लिखा जाता है वैवाहिक कहलाता है, मैट्रिमोनियल। लिखिए इस प्रकार के विज्ञापन में विवाह से संबंधित विवरण लिखा जाता है। विवाह से संबंध विवरण लिखा जाता है। मैट्रिमोनियल विज्ञापन में निम्न प्रकार विवरण लिखते हैं। देखो बच्चों मैट्रिमोनियल विज्ञापन जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सुनिए। देखिए हमारे पास इस तरह का एक पृष्ठ होता है, कॉपी होती है, और उस कॉपी में हम इसी प्रकार का कॉलम बनाते हैं। उसमें 2 कॉलम होते हैं, एक छोटा कॉलम और एक बड़ा कॉलम। एक छोटा खाना और दूसरा कैसा होता है, बड़ा खाना। खाना का मतलब कॉलम, एक चौकोर हिस्सा जिसको कहते हैं, स्क्वायर वर्ग की तरह, आयत की तरह होता है वो, ना कि फूड। एक छोटा और एक बड़ा। कौन सा विवरण हमें छोटे खाने में लिखना है, कौन सा विवरण हमें बड़े खाने में लिखना है। लिखिए, देखिए
सर्वप्रथम पैरा चेंज करके लिखना है, छोटे खाने में इसमें वांटेड ए ब्राइड या wanted a bridegroom कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। देखो बच्चों, छोटा और बड़ा खाना, छोटे खाने में आप कैपिटल लेटर्स में बड़ी ABCD के अक्षरों में क्या लिखोगे? वांटेड ए ब्राइड या वांटेड ए ब्राइड ग्रूम या केवल वांटेड ए ग्रूम, ये भी लिख सकते हो। ब्राइड मीन्स होता है बच्चों वधू या दुल्हन, और ब्राइड ग्रूम मीन्स होता है वर या दूल्हा। अब हम बात करते हैं लिखना कौन सा है, इस बात को आपका प्रश्न बताएगा। यदि आपके प्रश्न में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि यू आर DK खत्री, यू आर सीकिंग ए ब्राइड और सर्चिंग ए ब्राइड फॉर यूर सन, तुम तुम्हारे पुत्र के लिए एक वधू की तलाश कर रहे हो, प्रश्न में ऐसा है, तो आपको छोटे खाने में क्या लिखना है? वांटेड ए ब्राइड। यदि प्रश्न ये आता है यू आर DK खत्री, यू आर सीकिंग ए ग्रूम या ब्राइड ग्रूम फॉर योर डॉटर, फॉर योर सिस्टर, तुम्हारी पुत्री या सिस्टर के लिए आप एक वर की तलाश कर रहे हो, तब आपको छोटे खाने में क्या लिखना है? ब्राइड ग्रूम, वांटेड ए ब्राइड ग्रूम। ये क्या है? छोटे खाने में आपको लिखना है। समझ में आ गया? क्लियर? क्या समझ में आया? विज्ञापन लिखते समय आपको 2 कॉलम मिलेंगे नहीं, तुमको स्वयं को बनाने हैं, मिलेंगे नहीं आप कहीं ये सोच रहे हैं कि हमें उधर से दिए होंगे। विज्ञापन लिखते समय आपको 2 खाने बनाने हैं, एक छोटा वाला और एक बड़ा। नीचे से बंद मत करना इसको, नीचे से बाद में बंद करेंगे जब अपना पूरा हो जाएगा। एक छोटा और एक बड़ा। छोटे खाने में आपको मैट्रिमोनियल वैवाहिक विज्ञापन में ये लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में कि वैवाहिक विज्ञापन है या एजुकेशनल है, दिया हुआ आएगा। शैक्षणिक संस्था का आता है तो वो तो एजुकेशनल है, और ये आता है कि आप एक वर या वधू तलाश कर रहे हैं तो वो वैवाहिक ही है, उसमें शैक्षणिक का कोई मतलब ही नहीं है। अब हम बात करते हैं, प्रश्न में दिया हुआ है स्पष्ट रूप से कि आप एक ब्राइड की तलाश कर रहे हो, वधू की तलाश कर रहे हो, तो छोटे खाने में लिखना है वांटेड ए ब्राइड, और आप एक वर की तलाश कर रहे हो तो छोटे खाने में क्या लिखना है? वांटेड ए ब्राइड ग्रूम। ये आपको इसमें लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला डैश लगाइए। बड़े खाने में या कॉलम में अलायंस इनवाइटेड या वांटेड ए सूटेबल मैच फॉर हैंडसम या ब्यूटीफुल बॉय या गर्ल, इसमें जाति या गोत्र भी लिख देते हैं। हैंडसम ब्यूटीफुल प्लस जाति या गोत्र, कास्ट या सब कास्ट प्लस बॉय या गर्ल,
प्लस एजुकेशन अर्निंग इतने रुपए पर मंथ, गवर्नमेंट जॉब। owns a flat, house in Jaipur, अजमेर, अलवर, ETC। इसमें एक चीज और लिखनी है बीच में, एक मिनट। बॉय गर्ल के बाद आपको लिखना है एज प्लस हाइट। बॉय या गर्ल के बाद क्या लिखना है? एज प्लस हाइट। आप इसको कॉपी कीजिए, मैं समझाता हूं। ये आपको विज्ञापन में कौन से कॉलम में लिखना है? बड़े वाले कॉलम में, बड़े वाले खाने में आपको ये लिखना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या लिखोगे बड़े वाले खाने में? ऊपर आप वांटेड ब्राइड या वांटेड ग्रूम लिखोगे या ब्राइड ग्रूम लिखोगे, और नीचे बड़े वाले खाने में क्या लिखोगे? अलायंस इनवाइटेड। अलायंस इनवाइटेड का मतलब होता है संबंध आमंत्रित हैं, गठबंधन आमंत्रित है। अलायंस का मतलब होता है बच्चों गठबंधन, संबंध, गठजोड़ अलायंस कहलाता है। आपने कभी सुना हो भारत में इस समय जो सरकार सत्ता में है वो एक अलायंस है, एनडीए का, पूरा है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, जिसकी मेन पार्टी बीजेपी, उससे पहले की कौन सी थी? कांग्रेस। उसका कौन सा अलायंस था? यूपीए, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो इसी प्रकार से मैं इस शब्द को इसलिए बता रहा हूं, अलायंस को इस परिभाषा इसलिए बता रहा हूं या उदाहरण इसलिए उनका दे रहा हूं कि आप भूलो नहीं। किसी भी शब्द को भूल जाने का मतलब है आपने उसको किसी दूसरी चीज से कनेक्ट नहीं किया है। तो यहां बात करते हैं अलायंस, लेकिन यहां अलायंस का मतलब क्या है? वैवाहिक गठबंधन। ठीक है, तो अलायंस इनवाइटेड का मतलब संबंध आमंत्रित हैं, गठबंधन या गठजोड़ आमंत्रित है। यदि आप इन दो शब्दों को नहीं लिखना चाहते तो और शब्द सुनिए, वांटेड ए सूटेबल मैच। वांटेड मीन्स आवश्यक है, ए सूटेबल माने एक उपयुक्त, मैच माने मेल। मैच मीन्स क्या होता है? मेल। यहां तक आपको लिखना है। या तो लिखिए अलायंस इनवाइटेड फॉर और आगे लिख दोगे, या लिखना है वांटेड ए सूटेबल मैच फॉर और फिर आगे लिखोगे। ये यहां तक आपको या तो लिखिए अलायंस इनवाइटेड या लिखिए वांटेड सूटेबल मैच। मैच का मतलब होता है मेल। यदि प्रतिद्वंदी हैं, किसी आप खेल को खेल रहे हैं, उसमें दो पार्टी हैं विरोधी, तो वहां मैच का मतलब होगा मुकाबला। क्या होगा? मुकाबला। लेकिन यहां मैच का मतलब क्या है? मेल। ठीक है, वांटेड ए सूटेबल मैच या अलायंस इनवाइटेड फॉर हैंडसम या ब्यूटीफुल। बच्चों, मैंने ये दोनों ही स्पेलिंग शॉर्ट में लिखी हैं। ध्यान रखिए, विज्ञापन लिखते समय किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आप ना करें। कम से कम प्रोनाउन, जब आप बिल्कुल आपको करना ही है यूज तो ही यूज कीजिए, अन्यथा प्रोनाउन का प्रयोग भी ना करें। ठीक है, सहायक क्रियाओं का प्रयोग ना करें। लेकिन किसी शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं तो उसे भी आप संक्षिप्त रूप में लिखें, एब्रिविएशन कर लें उसका।
जैसे कि हैंडसम का HANDSOME हैंडसम, अब यहाँ ब्यूटीफुल का BEAUTIFUL, लेकिन आप केवल बीफुल या हैंडसम ऐसे लिख दीजिए, समझ में आ जाएगा किस प्रकार ये अर्थ क्या है इसका। क्योंकि विज्ञापन में प्रत्येक शब्द का पैसा लगता है। हैंडसम या ब्यूटीफुल के बाद आपको लिखना है जाति या गोत्र। अभी मैं आपको बता देता हूं, किसी लड़के के लिए आपको लिखना है हैंडसम और किसी स्त्रीलिंग के लिए क्या लिखना है, ब्यूटीफुल। लेकिन और चीजें ध्यान दीजिए, ऊपर वाले खाने में, मतलब कहने का आप वधू तलाश कर रहे हो, लड़की तलाश कर रहे हो, तो किसके लिए तलाश कर रहे हो, लड़के के लिए। तो यहां विवरण आप किसका दोगे, लड़के का, और लड़के के लिए क्या लिखोगे, हैंडसम। उल्टा है, ऊपर यदि आप वधू की तलाश कर रहे हो, लड़की की तलाश कर रहे हो, तो नीचे हैंडसम लिखना है, और ऊपर यदि आप लड़के की तलाश कर रहे हो, लड़की के लिए, तो नीचे क्या लिखना है आपको, ब्यूटीफुल लिखना है। मतलब उल्टा लिखना है। मतलब कहने का, आप वधू तलाश कर रहे हैं तो बड़े वाले खाने में लड़के का विवरण देना है, और यदि आप वर की तलाश कर रहे हैं तो नीचे वाले खाने में आपको लड़की का विवरण देना है, जिसके लिए आप वर तलाश कर रहे हैं। ठीक है, हैंडसम या ब्यूटीफुल। फिर क्या लिखोगे, जाति या गोत्र। प्रश्न में दिया हुआ आएगा, जो व्यक्ति जिस चीज को यानी कि वर तलाश कर रहा है या वधू तलाश कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, वही उसके लड़के या लड़की का भी क्या है, गोत्र है, जाति है। बॉय, कास्ट या सब कास्ट कहते हैं, बॉय या गर्ल। ऊपर आप वधू तलाश कर रहे हो तो नीचे बॉय लिखना है, लड़के के लिए कर रहे हो, और नीचे यदि आप ऊपर वाले खाने में आपने लड़का का विवरण लिखा है, मतलब लड़का तलाश कर रहे हो, वर तलाश कर रहे हो, तो किसके लिए कर रहे हो, लड़की के लिए, तो नीचे आपको क्या लिखना है, गर्ल लिखना है। कहने का मतलब, ऊपर वाले छोटे खाने में यदि लड़का तलाश कर रहे हो तो नीचे वाले बड़े खाने में लड़की का विवरण देना है, और यदि ऊपर वाले खाने में आप लड़की वधू तलाश कर रहे हो तो नीचे वाले बड़े खाने में आपको किसका विवरण देना है, लड़के का विवरण देना है, जिसके लिए वधू तलाश कर रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर लिखना है आपको एज और हाइट। एज माने लिखना है उम्र, कितनी उम्र का लड़का या लड़की है जिसके लिए आप लड़की या लड़का तलाश कर रहे हो। जिस लड़का या लड़की के लिए आप वर या वधू तलाश कर रहे हो, उसकी उम्र क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है, वो आपको लिखना है। जैसे आपने यहाँ लिख दिया 23 वर्ष, 24 वर्ष, 24/5.9। इसका मतलब समझे आप, 24 साल उम्र है और 5.9 फीट क्या है, उसकी ऊंचाई है। 26 साल 5.11, ये ऊंचाई होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, उम्र और हाइट, ऊंचाई, ये लिखना है। फिर लिखना है एजुकेशन, शिक्षा क्या है। जिस लड़का या लड़की के लिए आप वर या वधू तलाश कर रहे हो, उसका एजुकेशन क्या है, कितना पढ़ा है, वो आपको यहाँ लिखना है। और फिलहाल वो क्या काम कर रहा है, कितना अर्न कर रहा है, EARNING, अर्निंग, कितना वो अर्निंग कर रहा है, कितनी कमाई कर रहा है, वो भी लिखना है। जैसे कि आप लिख रहे हो एजुकेशन लिख दिया आपने, MA BEd, तो फिर आपको लिखना है अर्निंग 30,000 रुपीज़ पर मंथ, 40,000 रुपीज़ पर मंथ, 40,000 रुपये प्रति महीने कमाते हुए। यदि बच्चों प्रश्न में कोई गवर्नमेंट जॉब दिया हुआ है, जैसे कि आप अपने गवर्नमेंट टीचर पुत्र के लिए वधू तलाश कर रहे हो, तो तब आपको अपने पुत्र का एजुकेशन और वो कितना कमाई कर रहा है,
इसे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आपको लिखना है इसमें केवल गवर्नमेंट लेक्चरर या गवर्नमेंट टीचर। मेरी बात समझ रहे हो आप? यदि प्रश्न में लड़का या लड़की का विवरण आता है और वह किसी गवर्नमेंट सर्विस में है जिसके लिए आप वर वधू तलाश कर रहे हो, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वो कितने रुपए पर मंथ कमा रहा है ये आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। फिर वो कौन से गवर्नमेंट जॉब में है वो केवल पोस्ट आपको लिखनी है, गवर्नमेंट डॉक्टर, गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट लेक्चरर, गवर्नमेंट क्लर्क, जो भी आता है वो आपको इसमें लिखना है। ठीक है। फिर लिखना है ओन्स ए फ्लैट, स्वयं का फ्लैट है या स्वयं का एक हाउस घर है इन जयपुर, अजमेर, अलवर, जोधपुर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, जो भी आप लिखोगे प्रश्न में जो भी आता है वो चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है। किसी भी शहर की बात कर रहे हैं हम, किसी भी राजस्थान के शहर की बात कर रहे हैं या कहीं किसी भी शहर में, किसी भी गांव में स्वयं का एक मकान है, स्वयं का एक फ्लैट है, ये भी आपको इसमें लिखना है। ठीक है बच्चों, मैं ऊपर से थोड़ा सा मिटा रहा हूं और आपको बताऊं थोड़ा कि आपको यहाँ विवरण छोटे वाले खाने में लड़का लड़की तलाश कर रहे हैं वो, और बड़े वाले खाने में जिसके लिए वर वधू तलाश कर रहे हैं वो विवरण लिखना है। और फिर इसी में बड़े वाले खाने में आपको पैरा चेंज करना है, और पैरा चेंज करके क्या लिखना है, वांटेड ए टॉल एंड स्लिम ब्यूटीफुल गर्ल, या वांटेड ए टॉल फेयर एंड हैंडसम बॉय फ्रॉम ए रेपुटेड फैमिली, कॉमा लगाइए, प्रीफर, ये सब में लिखना है। टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी के लिए प्राथमिकता, ये आपको इसमें लिखना है। मतलब कहने का, सरकारी कर्मचारी को आप प्राथमिकता देते हो, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस प्रकार का वर या वधू आपको चाहिए वो इसमें लिखना है। ठीक है बच्चों, इसको कॉपी कीजिए, मैं आगे बताता हूं किस तरीके से आप लिखोगे। वांटेड ए टॉल एंड स्लिम ब्यूटीफुल गर्ल, ये तो लड़की तलाश कर रहे हो, वधू तलाश कर रहे हो तो लिखना है। या वांटेड टॉल फेयर एंड हैंडसम बॉय फ्रॉम ए रेपुटेड फैमिली, प्रतिष्ठित परिवार से होना चाहिए। प्रीफर टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ई हटा दीजिए, PREFER, प्रीफर टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी के लिए प्राथमिकता, मतलब यदि सरकारी कर्मचारी मिले तो उसको प्राथमिकता है। अब दूसरी बात करते हैं, इसके बाद फिर पैरा चेंज करके लिखना है, प्लीज, कृपया, सेंड ए रिसेंटली या रिसेंट फोटोग्राफ विद कंप्लीट बायोडाटा ऑन दिस कॉन्टैक्ट। क्या लिखा हुआ है बच्चों, कृपया सेंड भेजो ए रिसेंट फोटोग्राफ, हाल ही का फोटो, विद कंप्लीट बायोडाटा, पूर्ण विवरण के साथ, ऑन दिस कॉन्टैक्ट, इस संपर्क पर। यहां आपको लिखना है एड्रेस प्लस मोबाइल नंबर, नाम भी लिखना है अपना, जो व्यक्ति विज्ञापन दे रहा है उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखना है। और फिर इस कॉलम को
यानी इस खाने को बंद कर देना है चारों ओर से। अभी मैं इसका क्वेश्चन लिखूंगा, फिर आंसर लिखूंगा, तब जाकर के समझ में आएगा। मैं थोड़ी देर आपको यह समझा देता हूं किस किस तरीके से विज्ञापन लिखा जाता है। देखिए, इस तरीके का आपका एक कॉलम बनाओगे, अपनी कॉपी का पृष्ठ है और उस कॉपी के पृष्ठ पर आप ऐसा कॉलम बनाओगे और ऐसा कॉलम बनाने के बाद में आपको इस तरीके से छोटा और बड़ा ये कॉलम में डिवाइड करना है। अभी प्रश्न में आता है बच्चों, यू आर के खन्ना सीकिंग ए ब्राइड और सर्चिंग ए ब्राइड फॉर यूर सन। तो क्या लिखना है बच्चों यहां, वांटेड ए ब्राइड, वांटेड ए ब्राइड। और यदि प्रश्न में आता है यू आर सीकिंग ए ग्रूम या ब्राइड ग्रूम, तब लिखना है आपको यहां वांटेड ए ब्राइड ग्रूम। बड़े खाने में आपको प्रारंभ करना है अलायंस इनवाइटेड या वांटेड ए सूटेबल मैच फोर लग करके फिर आपको लिखना है। यदि आप ऊपर वाले खाने में वधू तलाश कर रहे हैं तो लड़के का विवरण लिखना है। ऊपर वाले खाने में यदि आप वर की तलाश कर रहे हो तो लड़की का विवरण लिखना है। फिर पैरा चेंज करना है। अब ऊपर वाले खाने में आप लड़की यानी वधू तलाश कर रहे हो तो कैसी वधू आपको चाहिए वो आपको लिखना है। देखो ये लिखा हुआ है। ऊपर वाले खाने में यदि आप वर तलाश कर रहे हो, कैसे वर की तलाश कर रहे हो वो आपको लिखना है इसमें। फिर एक पैरा और चेंज करना है, 50 शब्द सीमा के अंदर ही लिखना है ये सारी चीजें, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है इसमें। फिर एक पैरा और चेंज करना है, फिर लिखना है प्लीज कॉन्टैक्ट या प्लीज सेंड ए रीसेंट फोटोग्राफ ऑन दिस कॉन्टैक्ट। और फिर आपको यहां क्या लिख देना है, पता लिख देना है। मैं अभी इसका क्वेश्चन लिखूंगा और तब जाकर के अपन इसको देखेंगे। आप इसको कॉपी कीजिए जो भी कुछ लिखा हुआ है। ध्यान देना बच्चों, यदि आप वर तलाश कर रहे हो या वधू तलाश कर रहे हो, किस प्रकार की वधू तलाश कर रहे हो ये पंक्ति लिखना है। और वर तलाश कर रहे हो, किस प्रकार का वर तलाश कर रहे हो ये लिखना है। ध्यान रखना, स्लिम का मतलब होता है दुबला पतला, मोटा नहीं। तो इस स्लिम शब्द का प्रयोग हम केवल तब करेंगे जब हम वधू तलाश कर रहे हैं, लड़की तलाश कर रहे हैं लड़की के लिए। ऐसा नहीं है हम लड़के के लिख दें हमें बिल्कुल टाल और स्लिम दुबला पतला सा लड़का चाहिए, ऐसा नहीं लिखोगे आप। लड़के के लिए आप क्या लिखोगे, फेयर हैंडसम एंड हेल्दी, फेयर हैंडसम एंड हेल्दी बॉय। ठीक है, ये आपको उसमें लिखना है। लड़का तलाश कर रहे हो तो, लड़की तलाश करो तो ये लिखना है। ये सब में लिखना है फ्रॉम ए रेपुटेड फैमिली, एक प्रतिष्ठित परिवार। सबको सब में लिखना है कि हमें एक प्रतिष्ठित परिवार से वर या वधू की तलाश है। फिर लिखना है प्रीफर टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फिर लिखना है प्लीज सेंड रीसेंट फोटोग्राफ। ये आपको सब में लिखना है। अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा, यदि आप लिखना चाहते हो या नोट लिख लेना NOTE, और सजाना चाहते हो तो आपने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखा है ये वाला, यानी प्लीज से ऊपर आप ये लिख सकते हो कास्ट नो बार, जाति का कोई बंधन नहीं है। लेकिन विशेषकर इस तरह का तभी लिखा जाता है जब आप कोई वधू लड़की तलाश कर रहे हो। लड़के के लिए लिख सकते हो कास्ट नो बार, जाति का कोई बंधन नहीं है। लेकिन ये नीचे नहीं लिखोगे, कहां लिखोगे, प्लीज से ऊपर, इसके नीचे। कास्ट नो बार, जाति का कोई बंधन नहीं है, और नो डाउरी, कोई दहेज नहीं। यदि आप चाहते हो तो इन दो शब्दों को, दो फ्रेजेज को भी लिख सकते हो इसके नीचे। लेकिन ऐसा नहीं कि सब में ही लिखें, इनको सब में ही लिखें, क्योंकि मान के चलिए प्रश्न में आ गया कि यू आर सीकिंग ए ब्राइड फ्रॉम द सेम कास्ट, प्रश्न में ये आ जाता है। इसलिए मैंने यहां नहीं लिखा ये
क्योंकि फिर तो सब में हो जाता। प्रश्न में आता है यू आर सीकिंग ए ब्राइड, तुम एक वधू की तलाश कर रहे हो फ्रॉम द सेम कास्ट, एक उसी जाति से जिस जाति से आप हो, तब आपको कास्ट नो बार नहीं लिखना। हाँ, नो डाउरी, कोई दहेज नहीं, इसे आप प्रत्येक में लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी। यदि प्रश्न में यह आता है कि कास्ट नो बार, यानी क्वेश्चन में आता है यू आर सीकिंग ए ब्राइड फ्रॉम एनी कास्ट, किसी भी जाति से आप कोई भी वधू की तलाश कर रहे हो, प्रश्न ये आता है, तब आपको लिखना है कास्ट नो बार। यदि प्रश्न में ना तो ये आता है कि सेम कास्ट से, ना ही ये आता है कि किसी भी कास्ट से, तब भी आप इसे लिख सकते हो कि कास्ट नो बार, जाति का कोई बंधन नहीं है। तो बच्चों, ये आपका आज की क्लास यहाँ विज्ञापन शॉर्ट कंपोजिशन की शुरुआत मैंने कराई है। मुझे आशा है कि ये आपकी समझ में लगभग 30% आया होगा। बाकी का 100% नेक्स्ट डे की क्लास में आएगा, क्योंकि ना ही मैंने अभी क्वेश्चन लिखा है, ना ही क्वेश्चन का आंसर लिखा है। आप केवल इसे लिख लीजिए, नेक्स्ट डे मैं क्वेश्चन भी लिखूंगा और आंसर भी लिखूंगा, और मैं क्या लिखूंगा, आंसर आपसे लिखवाऊंगा, तो आप लिखोगे, है ना। तब तक के लिए, कल तक के लिए अपन नमस्कार करते हैं। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो। कीप ऑन हार्ड वर्किंग, फाइट ऑन, कीप ऑन फाइटिंग विद योर ओन बैटरी, है ना। मतलब अपनी ताकत से लड़िए, किसी दूसरे पर डिपेंड मत रहिए। ठीक है बच्चों, नमस्कार।